हेलो एंड नमस्कार मेरे सारे चैंपियंस, आप सबका स्वागत है इस फिजिक्स मास्टर क्लास में। आज हम फिजिक्स का वो फाउंडेशन, वो बुनियाद पक्का करेंगे जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूनिट्स, मेजरमेंट्स और क्वांटिटीज की। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। अक्सर आप सोचते होंगे कि यार ये तो इतना बेसिक सा टॉपिक है, फिर एग्जाम में आके इसमें नंबर क्यों कट जाते हैं? कंफ्यूजन हो जाता है, राइट? कभी यूनिट गलत हो जाती है, कभी इंस्ट्रूमेंट। चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज के सेशन के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेट्स मेक इट सुपर सिंपल। तो ये है हमारा आज का लेसन प्लान, हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले फाउंडेशन समझेंगे, फिर यूनिट्स, फिर इंस्ट्रूमेंट्स, फिर क्वांटिटीज के टाइप्स और एंड में एक सुपर फास्ट रिवीजन। रेडी? चलिए। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक, फिजिक्स की बुनियाद। देखिए, यूनिट्स को रट्टा मारने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम नाप किस चीज को रहे हैं। एंड द आंसर इज, हम नापते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। तो ये फिजिकल क्वांटिटी आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप नाप सकते हो, जिसको आप एक नंबर दे सकते हो, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे इस टेबल की लंबाई कितनी है, आपका वेट कितना है, एक बॉक्स को धक्का देने में कितना फोर्स लग रहा है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आसान है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। पर उसको नापने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक लैंग्वेज तो चाहिए, राइट? अगर मैं कहूं मैं 5 लाया, तो आप पूछेंगे 5 क्या? 5 किलो, 5 मीटर, 5 लीटर। बस यही जो किलो, मीटर, लीटर है ना, इन्हीं को हम कहते हैं यूनिट्स। अब यूनिट्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट्स, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सोचो, अगर इंडिया में हम अलग यूनिट यूज करें, अमेरिका में अलग, तो कितना कंफ्यूजन होगा। इसीलिए पूरी दुनिया ने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना लिया और आपके आरआरबी, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन एसआई यूनिट से ही आते हैं। ओके, अब इस टेबल पर प्लीज खास ध्यान दीजिए। ये 5 स्टार रेटेड क्वेश्चंस हैं। फोर्स या वेट की यूनिट न्यूटन, इसे एन से लिखते हैं। प्रेशर या स्ट्रेस की यूनिट पास्कल। इलेक्ट्रिक करंट हम नापते हैं एम्पियर में। वर्क या एनर्जी की ऐसा यूनिट है जूल, और पावर की यूनिट होती है वॉट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वांटेड लिस्ट। यहाँ पर एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट्स फंसते हैं, लाइट ईयर। इसके नाम में ईयर देख के सबको लगता है कि ये टाइम की यूनिट है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखिए, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। इसे हम स्पेस में बहुत बहुत लंबी दूरियां नापते हैं, जैसे एक स्टार से दूसरे स्टार तक का डिस्टेंस। इसे नोट कर लीजिए, ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। अच्छा, हमने पावर की एसआई यूनिट वॉट तो पढ़ ली, लेकिन आपने हॉर्स पावर भी सुना होगा, राइट? ये आमतौर पर मोटर्स और इंजन्स की पावर बताने के लिए यूज होता है। और ये वैल्यू आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 446 वॉट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एक और क्विक फैक्ट, हम जो आवाज सुनते हैं वो कितनी लाउड है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने की यूनिट है डेसिबल, जिसको हम डीबी भी लिखते हैं। सिंपल, स्ट्रेट, 1 मार्क क्वेश्चन। ऑलराइट, तो हमने क्वांटिटीज देख ली, उनके यूनिट्स देख ली। अब सवाल उठता है कि इनको नापने के लिए हम यूज क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रेडी फॉर अ लिटिल क्विज? ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है पहला इंस्ट्रूमेंट, बैरोमीटर। सोच के रखिएगा। चलिए सोचिए सोचिए, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, स्पेशली वेदर रिपोर्ट्स में। क्या नापता है ये? व्हाट डज अ बैरोमीटर मेजर? कम ऑन। और इसका सही जवाब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमारे आसपास जो हवा है उसका प्रेशर। और इससे जुड़ा एक एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट, अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिर जाती है तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। सी कितना यूजफुल है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को जल्दी से देख लेते हैं। एमीटर, ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट। आपकी कार या बाइक में जो ओडोमीटर लगा होता है वो टोटल डिस्टेंस बताता है। हाइग्रोमीटर से हवा में कितनी नमी है, यानी ह्यूमिडिटी, वो नापते हैं। डॉक्टर जिससे आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। और साइज्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी कॉन्सेप्ट पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, अब उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इनके बीच का फर्क बस एक छोटी सी चीज है, डायरेक्शन। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। स्केलर, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनमें सिर्फ वैल्यू होती है, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं।
जैसे मैं बोलूं कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये स्केलर है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी उतना ही जरूरी है। अगर मैं कहूं कि कार 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो ये वेक्टर है। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, क्योंकि आप किस दिशा में फोर्स लगा रहे हो इससे फर्क पड़ता है। राइट, समझ गए? ओके क्लास, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करने का टाइम है। फुल एनर्जी के साथ एक रैपिड फायर राउंड। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आप मन ही मन में आंसर को रिपीट करेंगे। रेडी? लेट्स डू दिस। चलिए शुरू करते हैं। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। एक बार और, फोर्स की यूनिट न्यूटन। प्रेशर की यूनिट पास्कल। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक करंट किससे नापते हैं? एमीटर। गुड। गाड़ी का डिस्टेंस कौन बताता है? ऑडोमीटर। एक्सेलेंट। साउंड की इंटेंसिटी? डेसिबल। फैंटास्टिक। सिर्फ वैल्यू, नो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी? स्केलर। और जिसमें वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी हो? वेक्टर। ब्रिलियंट। और हमेशा याद रखिएगा, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। जीत और हार में बस इतना ही फर्क होता है कि जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। बस लगे रहिए, डोंट क्विट। तो अब बताइए, क्या आप इस टॉपिक से आने वाले हर क्वेश्चन का सामना करने के लिए तैयार हैं? आई एम श्योर यू आर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स में मैकेनिक्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मास्टर करते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो एसएससी, बैंकिंग से लेकर यूपीएससी तक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस फाउंडेशन को बिल्कुल सॉलिड बनाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारे वर्ड सुनने में तो लगते हैं हाँ आते हैं, पर इनके बीच का जो छोटा सा डिफरेंस है ना, वही एग्जाम्स में परेशान करता है। बट डोंट वरी, इस सेशन के एंड तक आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, बिल्कुल फाउंडेशन से, और वो है फोर्स, यानी कि बल। सो व्हाट इज फोर्स? बिल्कुल सिंपल टर्म्स में फोर्स एक धक्का है या खिंचाव है, अ पुश और अ पुल, जो किसी भी चीज की स्टेट को या तो बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। अच्छा, फोर्स की बात हो रही है तो एक कॉन्सेप्ट है जो इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक जिद है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी रहना चाहती है, अगर चल रही है तो चलती रहना चाहती है। आपने फील किया होगा, राइट? आप आराम से बस में बैठे हो और बस अचानक से चल पड़ती है। क्या होता है? आप पीछे की तरफ जाते हो, एक झटका लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में थी और वो रेस्ट में ही रहना चाहती थी। दिस रेजिस्टेंस, यही इनर्शिया है। और हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लो। जिसका मास ज्यादा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा। इट्स दैट सिंपल। और जब भी हम इनर्शिया की बात करते हैं तो एक नाम तो आना ही है, सर आइजैक न्यूटन। उनके जो 3 लॉज हैं ना, वो पूरे मैकेनिक्स की जान है। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, तो हमने अभी समझा। दूसरा लॉ है F=ma। ये हमें फोर्स का एक मसाला देता है, एक फॉर्मूला देता है उसको नापने का। बेसिकली फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और तीसरा लॉ, सबका फेवरेट, एक्शन रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। रॉकेट नीचे की तरफ इतनी तेजी से गैस फेंकता है, वो है एक्शन, और उसके रिएक्शन में रॉकेट को ऊपर की तरफ एक जबरदस्त पुश मिलता है। बस यही है थर्ड लॉ। ओके, सो हमने फोर्स लगाना तो सीख लिया, बट आगे क्या? जब फोर्स लगता है तो उसका असर क्या होता है? व्हाट्स द आउटकम? और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, वर्क, पावर एंड एनर्जी। लेट्स स्टार्ट विद वर्क। देखिए, हम आम बोलचाल में वर्क वर्ड को बहुत यूज करते हैं। मैंने बहुत काम किया, पर फिजिक्स में वर्क का एक स्पेसिफिक मतलब है। और वर्क तभी हुआ माना जाएगा जब 2 कंडीशंस, आई रिपीट, 2 कंडीशंस सैटिस्फाई हों। पहला, फोर्स लगना चाहिए, और दूसरा, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी वो अपनी जगह से हिलना चाहिए। सोच के देखो, आप सुबह से शाम तक एक दीवार को धक्का दे रहे हो, आप तो बिल्कुल थक जाओगे, राइट? बट फॉर फिजिक्स द वर्क डन इज अ बिग जीरो। क्यों? क्योंकि दीवार तो हिली। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि वर्क सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, ये 3 तरह का हो सकता है। पॉजिटिव वर्क, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, जैसे बॉक्स को आगे धक्का देना। नेगेटिव वर्क, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। और फिर आता है जीरो वर्क। इसके 2 केसेस हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल हो। और एग्जाम में इसका एक फेवरेट एग्जाम्पल है, एक कुली सर पर वजन लेके प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। अब सोचो, ग्रेविटी का फोर्स कहाँ है? नीचे।
और वो चल कहाँ रहा है? आगे। एंगल कितना हुआ? 90 डिग्रीज। इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0। इस टेबल को बहुत ध्यान से समझ। तो अब एक सिंपल सा सवाल, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए क्या चीज चाहिए? उसके लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आप में एनर्जी है तभी आप काम कर सकते हो। सिंपल। वैसे तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो फॉर्म्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसा आप देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक वर्ड का मतलब ही मोशन है, तो ये एनर्जी है मोशन की वजह से, गति की वजह से। फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, ½ mv²। दूसरी तरफ है पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन या उसकी शेप की वजह से। जैसे डैम में रुका हुआ पानी, उसमें एक पोटेंशियल है काम करने का, या खींची हुई रबर बैंड में। इसका फॉर्मूला है mgh। दोनों फॉर्मूलेज डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ओके, सो हमने वर्क समझा, एनर्जी समझी। अब आते हैं पावर पे। देखो, दो लोग सेम काम कर सकते हैं, पर एक जल्दी करता है और एक धीरे। तो हम क्या बोलेंगे? जो जल्दी करता है वो ज्यादा पावरफुल है। बस यही फिजिक्स में है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। और हाँ, ये नंबर तो बिल्कुल बाय हार्ट कर लो। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स 746 वॉट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पे। राइट, तो अब तक की कहानी क्या है? फोर्स लगाओ, वर्क हुआ और ऑब्जेक्ट में आ गया मोशन। अब जब ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, स्पीड बस आपको बताता है कितना फास्ट, जैसे 50 किलोमीटर्स पर आवर। बस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्शन ऐड कर देते हो, 50 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो बन जाती है वेलोसिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। इतना ही है। ठीक है, अब मोशन से ही जुड़ा हुआ एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है मोमेंटम या संवेग। ये बेसिकली मास इन मोशन है, या आप इसको मोशन का इंपैक्ट भी कह सकते हो। इसका फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इमेजिन करो, एक छोटी कार और एक बड़ा सा ट्रक दोनों सेम स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। किसको रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? ऑब्वियस है, ट्रक को। क्यों? बिकॉज उसका मास ज्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम, उसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है। और मोमेंटम का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कहता है कि अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? रॉकेट। रॉकेट क्या करता है? बहुत हाई स्पीड से गैसेस को पीछे की तरफ फेंकता है, एक्शन। अब मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट को उतना ही मोमेंटम आगे की तरफ मिलता है, रिएक्शन, और वो ऊपर उड़ जाता है। इट्स ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी तक जो हमने फिजिक्स पढ़ी ना, वो थोड़ी सी आइडियल वर्ल्ड की फिजिक्स थी, जहां सब कुछ स्मूथ है। लेकिन असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में, मोशन इतना सिंपल नहीं है। एक फोर्स है जो हमेशा पिक्चर में रहता है, एक विलन की तरह जो मोशन को रोकने की कोशिश करता है, और उसका नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन या घर्षण बेसिकली एक रेजिस्टेंस फोर्स है। ये तभी आता है जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं और मूव करने की कोशिश करती है। एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। हम हमेशा सोचते हैं फ्रिक्शन बुरी चीज है, पर सोचो अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप चल नहीं पाओगे, आपकी कार के ब्रेक्स नहीं लगेंगे। सो इट्स अ नेसेसरी इव। ओके, तो हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब एग्जाम से पहले एक सुपर क्विक रिवीजन हो जाए। ये अगली स्लाइड आपके लिए मास्टर शीट है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो ये रही आपकी मास्टर फॉर्मूला शीट, सब कुछ एक ही जगह। फोर्स F इक्वल्स ma, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर वर्क अपॉन टाइम, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, और मोमेंटम P इक्वल्स mv। मैं तो कहूंगा इसका अभी की अभी एक स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, सेशन एंड करने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, थोड़ा सोचना इसके बारे में। आप सबने क्रिकेट देखा है? जब फील्डर एक बहुत तेज आती हुई बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। क्यों? ऐसा करने से क्या होता है? इस सिंपल से एक्शन के पीछे फिजिक्स का कौन सा जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा हुआ है? इसका हिंट आज के ही सेशन में है। सोचिएगा, और आपसे मिलते हैं अगले सेशन में।
नमस्ते स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सबका। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, मोशन एंड ग्रेविटेशन। यार इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल आना बिल्कुल पक्का है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की या एसएससी की, यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो चलिए आज इसको एकदम आसान बना देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद आप सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। जब आप लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो एकदम से भारी भारी क्यों लगने लगता है? और सोचिए अगर लिफ्ट की केबल टूट जाए तो वो जो वेटलेसनेस वाली फीलिंग आती है वो क्यों आती है? इन सब क्यों का जवाब फिजिक्स में है और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझना आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो ये है आज का हमारा प्लान ऑफ एक्शन। हम एकदम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक्स रिवाइज करेंगे, फिर न्यूटन के लॉ को समझेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन बड़ा जी और छोटा जी उसे क्लियर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जी की वैल्यू कैसे बदलती है और इन सबको जोड़कर हम अपने लिफ्ट वाले सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एंड में क्विक रिवीजन तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वार्म अप हो जाए। ये कुछ ऐसे वन लाइनर्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, तो इन पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। चलिए इन 5 सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल। सेकंड, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। थर्ड, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्रीज होता है। फोर्थ, सिंपल पेंडुलम का मोशन पीरियोडिक मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। और लास्ट, अगर आप पेंडुलम को चांद पर ले गए तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब वो और धीरे धीरे स्विंग करेगा। ये 5 फैक्ट्स दिमाग में फिट कर लीजिए। ओके, वार्म अप हो गया। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, सर आइजैक न्यूटन का दिया हुआ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम सबने इनका नाम सुना है, पर आखिर ये लॉ है क्या? आइए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। सिंपल सी बात है, न्यूटन ने कहा कि इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। यही अट्रैक्शन 2 प्लैनेट्स के बीच भी है और आपके फोन के बीच भी है। हाँ बिल्कुल, इसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक मजेदार बात, ये नेचर की 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे कमजोर फोर्स है। तो ये फोर्स कितना स्ट्रांग है? इसके 2 सिंपल रूल्स हैं। पहला, फोर्स जो है वो दोनों चीजों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितने भारी ऑब्जेक्ट्स उतना तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल। दूसरा रूल, ये फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज्यादा दूरी उतना कमजोर फोर्स। और स्क्वायर पे ध्यान देना, मतलब अगर डिस्टेंस डबल हुआ तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। और जब हम इन दोनों रूल्स को मिला देते हैं तो हमें मिलता है ये आसान सा फॉर्मूला, F = G × m1 × m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। यहाँ F है फोर्स, m1 और m2 है दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास और d है उनके बीच का डिस्टेंस। लेकिन ये कैपिटल G क्या चीज़ है? इसकी कहानी हम अगले सेक्शन में देखेंगे। फिलहाल इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। ओके, अब प्लीज पूरा फोकस यहाँ। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशानी इसी में होती है, कैपिटल G वर्सेस स्मॉल g। इनके बीच का फर्क क्या है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो देखिए, एक तरफ है बड़ा G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, चाहे आप अर्थ पर हो या मार्स पर, हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी तरफ है छोटा g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जगह के साथ बदलता है, अर्थ पे अलग, मून पर अलग, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन हमेशा प्लैनेट के सेंटर की तरफ होती है। तो सिंपल है, एक कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल। ये वैल्यू तो आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछते हैं। कैपिटल G की वैल्यू है 6.674 x⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और हाँ, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, इसकी वैल्यू सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता की थी। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारे छोटे g की स्टैंडर्ड वैल्यू अर्थ की सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाँ, याद रखिए ये एक एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज़ हवा में गिरती है तो अर्थ हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ा देती है। लेकिन एक सेकंड, क्या ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू अर्थ पर हर जगह सेम है? बिल्कुल नहीं। जी की वैल्यू भी बदलती रहती है। कहाँ और कैसे? चलिए पता लगाते हैं।
देखिए, जी की वैल्यू अर्थ के पोल्स पर यानी नॉर्थ और साउथ पोल पर सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम, और इक्वेटर पर सबसे कम, मिनिमम। इसका मतलब ये कि अगर आप अपना वेट पोल्स पर मेजर करें और फिर इक्वेटर पर, तो आपका वेट इक्वेटर पर थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है? मास टाइम्स जी। जी कम तो वेट भी कम। इंटरेस्टिंग, राइट? अब ये पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए। आप चाहे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएं, किसी पहाड़ पर, या फिर सरफेस से नीचे जाएं, किसी गहरी खान में, दोनों ही केसेस में जी की वैल्यू कम होती है, इट डिक्रीजेस। और सोचिए, अगर आप अर्थ के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गए, तो वहां जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिंपल सा रूल है, सरफेस से ऊपर जाओ या नीचे, जी हमेशा घटेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन जी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि गिरने वाली चीज का मास कितना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वैक्यूम में हैं, जहां हवा ना हो, और आप एक भारी पत्थर और एक हल्का पंख एक साथ गिराएं, तो दोनों जमीन पर एक ही टाइम पर पहुंचेंगे, क्योंकि अर्थ दोनों को सेम एक्सेलरेशन जी से खींच रही है। चलिए, अब जब हमने ग की सारी कहानी समझ ली है, तो हम अपने उस पहली सवाल पर वापस आ सकते हैं, लिफ्ट वाला सवाल। और उसे समझने के लिए आखिरी पीस ऑफ द पजल है वेट और मास के बीच का फर्क। देखिए, एक होता है आपका रियल वेट, जिसका फॉर्मूला है मास इनटू जी, लेकिन एक होता है एपरेंट वेट। ये वो वजन है जो आपको महसूस होता है, और ये आपके मोशन के हिसाब से बदल सकता है। लिफ्ट के अंदर आपको जो भारी या हल्का फील होता है, वो आपका एपरेंट वेट होता है, रियल वेट नहीं। तो ये लीजिए आपके पहले सवाल का जवाब। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है, तो आपका अपैरेंट वेट आपके रियल वेट से ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपको भारी भारी फील होता है। जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती है, तो अपैरेंट वेट रियल वेट से कम हो जाता है और आपको हल्का फील होता है। और अगर लिफ्ट की केबल टूट जाए, यानी फ्री फॉल, तो आपका अपैरेंट वेट 0 हो जाता है, और इसी को कहते हैं वेटलेसनेस। और ये रहा सबसे क्लासिक एग्जाम्पल। मून पर जी की वैल्यू अर्थ की जी का 1/6 है, इसलिए चांद पर आपका वेट भी अर्थ के वेट का 1/6 हो जाएगा। अगर आप अर्थ पर 60 केजी के हैं, तो मून पर आपको सिर्फ 10 केजी फील होगा, लेकिन आपका मास यानी आपके अंदर का मैटर वो सेम रहेगा। मास कांस्टेंट रहता है, वेट जी की वजह से बदलता है। ये गोल्डन रूल है। चलिए, अब आते हैं फाइनल राउंड पर। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। रेडी हो जाइए। फटाफट, ग्रेविटेशन लॉ किसने दिया? आइजैक न्यूटन। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मासेस के प्रोडक्ट के। और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के स्क्वायर के। कैपिटल जी की वैल्यू किसने खोजी? हेनरी कैवेंडिश। और जी की वैल्यू कितनी है? 6.674 × 10⁻11। इसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब छोटा जी, मैक्सिमम कहाँ? पोल्स पर। मिनिमम कहाँ? इक्वेटर पर। 0 कहाँ? अर्थ के सेंटर पर। जी कब कम होता है? ऊपर जाने पर भी और नीचे जाने पर भी। और स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इन 5 पॉइंट से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। तो चलिए, इस सेशन को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी अर्थ अभी से और ज्यादा तेजी से घूमने लगे, तो आपके वेट पर क्या असर पड़ेगा? आपका वेट बढ़ेगा या घटेगा? इसका जवाब आज जो हमने पढ़ा है उसी में है। जरूर सोचना इसके बारे में। मिलते हैं अगले सेशन में। कीप लर्निंग। नमस्कार स्टूडेंट्स, द एक्सप्लेनर के इस फिजिक्स सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स जैसे ग्रेविटी है, प्रेशर है, थोड़ा परेशान करते हैं। बट फिकर नॉट, आज हम इन्हीं मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा प्लान। हम ग्रेविटी और फ्री फॉल से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की दुनिया में चलेंगे। उसके बाद हम आएंगे डेली लाइफ फिजिक्स पर, जैसे इलास्टिसिटी, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज, बोयेंसी और आखिर में प्रेशर। एक एक करके सबको आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस फोर्स से जो हर चीज को कंट्रोल करती है, ग्रेविटी। ये सिर्फ जमीन पर चीजों को नहीं गिराती, बल्कि पूरे यूनिवर्स को एक साथ बांध कर रखती है। चलिए इसके बेसिक्स को बिल्कुल जीरो से समझते हैं। ओके, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। एग्जाम में सीधा सवाल आता है, जब कोई चीज फ्री फॉल में है, सोचिए वैक्यूम में गिर रही है, कोई हवा नहीं है, तो क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? याद रखिएगा,
उसकी स्पीड हमेशा लगातार बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि धरती उसे एक कांस्टेंट फोर्स से खींच रही है। अच्छा, तो ये जो ग्रेविटी की फोर्स है, इसको मेजर कैसे करते हैं? इसे हम कहते हैं वेट। और यहां एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होती है, मास और वेट। देखिए, मास तो है कि आपके अंदर माल कितना है, अमाउंट ऑफ मैटर, वो कहीं नहीं बदलता। लेकिन वेट एक फोर्स है, धरती का पुल है, और इसका फॉर्मूला W=mg। ये तो सीधा सीधा एग्जाम का क्वेश्चन है, सिंपल। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल सोचते हैं, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। मान लीजिए आपने एक पत्थर छोड़ दिया फ्री फॉल में, ठीक 1 सेकंड बाद, जस्ट 1 सेकंड, वो जमीन से टकराया। तो जब वो टकराया उस वक्त उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या थी? सोचिए। जवाब है 9.8 मीटर्स पर सेकंड। एग्जैक्टली। पर ये नंबर आया कहाँ से? मैजिक थोड़ी है। देखिए, हम कहते हैं ना कि g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उस स्क्वायर का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो अगर 1 सेकंड हुआ है तो स्पीड कितनी होगी? सिंपल, 9.8 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? ओके, तो अर्थ पर ग्रेविटी समझ आ गई। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। चलिए स्पेस में देखते हैं कि ये सेम ग्रेविटी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के साथ क्या करती है और उन्हें उनके ऑर्बिट में कैसे रखती है। ये नाम इसको दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, योहानस केपलर। क्यों? क्योंकि इन्हीं ने हमें पहली बार ठीक से बताया कि प्लैनेट्स सूरज के आसपास आखिर घूमते कैसे हैं। सर आइजैक न्यूटन ने भी इन्हीं के ही काम पर आगे बिल्डिंग बनाई थी। तो पहले लोग क्या सोचते थे कि हम यानी अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हमारे आसपास घूमता है। इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। जियो मतलब अर्थ। फिर आए कोपर्निकस और केपलर जैसे लोग। उन्होंने बोला, नहीं भाई, गलत सोच रहे हो, असली सेंटर तो सूरज है। उसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियो मतलब सन। अब एग्जाम के लिए केपलर से क्या याद रखना है? बस ये 3 चीजें। नंबर 1, प्लैनेट्स गोल नहीं, अंडे जैसे, यानी एलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं। नंबर 2, इसीलिए पहले लॉ को एलिप्स लॉ भी बोल देते हैं। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट को ऑर्बिट में कौन घुमा रहा है? कोई इंजन नहीं है, सिर्फ एक चीज है, ग्रेविटी। दैट्स इट। ये नंबर, इसको रट्टा मार लो, 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। सोचो कितनी तेज। यह है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। मतलब अगर आपको कोई रॉकेट धरती की ग्रेविटी से हमेशा के लिए आजाद कराना है ना, तो उसको इतनी मिनिमम स्पीड देनी ही पड़ेगी। इससे कम तो वो वापस आ जाए। चलो अब स्पेस से वापस जमीन पर आते हैं। बात करते हैं मटेरियल्स की। इलास्टिसिटी, सिंपल भाषा में रबर बैंड वाली प्रॉपर्टी। खींचो छोड़ो, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। किसी भी चीज की इसी एबिलिटी को कहते हैं इलास्टिसिटी। आपने वो स्प्रिंग वाला कांटा देखा है ना, जिससे सब्जी या सिलेंडर तौलते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। सवाल सीधा आता है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? क्या है इसके पीछे की साइंस? जवाब है हुक्स लॉ। बहुत सिंपल लॉ है। ये कहता है कि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस दोगे, यानी जितना फोर्स लगाओगे, उतना ही ज्यादा स्ट्रेन आएगा, यानी उतनी ही चीज खींचेगी या दबेगी। सिंपल। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, बस एक लिमिट तक। यही है हुक्स लॉ। ओके, अब आते हैं सीधे एग्जाम वाले पॉइंट्स पर। 3 क्विक फैक्ट्स। पहला, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो है, तो ये डायमेंशनल है। दूसरा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए एक वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो हमेशा 1 होगी, सीधा याद कर लो। और तीसरा, जब आप स्प्रिंग को दबाते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सॉलिड्स हो गए। अब चलिए लिक्विड्स के इंटरेस्टिंग दुनिया में पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं, दिए की बाती में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है, इन सब के पीछे की फिजिक्स अब हम समझेंगे। ये सवाल सोचिए, बारिश की बूंद हमेशा गोल ही क्यों होती है? वो स्क्वायर या ट्रायंगल शेप की क्यों नहीं होती? नेचर में हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। इसके पीछे भी एक पावरफुल फोर्स है। इसका जवाब समझने के लिए 2 शब्दों को समझिए, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव मतलब अपनों से प्यार, पानी के मॉलिक्यूल्स का पानी के मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन। एडहेसिव मतलब दूसरों से प्यार, जैसे फेविकोल 2 अलग चीजों को चिपकाता है, तो पानी का ग्लास से अट्रैक्शन, वो है एडहेसिव फोर्स। तो बूंद गोल क्यों है? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स यानी अपनों से प्यार बहुत स्ट्रांग है। वो सब एक दूसरे को पकड़कर सिकुड़ना चाहते हैं, मिनिमल सरफेस एरिया लेना चाहते हैं। और सबसे कम सरफेस एरिया किस शेप का होता है? एक स्फीयर का। इसीलिए बूंद गोल होती है और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन। अब आते हैं कैपिलैरिटी पर। ये क्या बला है?
सिंपल। आपने देखा है ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है, या लैंटर्न की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, या पेड़ पौधे जमीन से पानी खींचते हैं। ये सब कैपिलरी एक्शन का कमाल है। ये एग्जाम्पल्स एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल। एक छोटे सी कील पानी में डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा लाखों किलो का लोहे का जहाज तैरता है कैसे? चलिए इसके पीछे का राज समझते हैं, जिसे हम बोयंसी कहते हैं। इसका पूरा क्रेडिट जाता है एक ही प्रिंसिपल को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? सिंपल सी बात, जब आप किसी चीज को पानी में डालते हो तो पानी उस पर नीचे से ऊपर की तरफ एक धक्का मारता है। इस धक्के को कहते हैं अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। और ये धक्का कितना होता है? एग्जैक्टली उतना जितना पानी उस चीज ने हटाया है, उस पानी के वेट के बराबर। तो तैरने और डूबने का पूरा खेल एक जंग है, दो फोर्सेस के बीच में। एक है चीज का अपना वेट जो उसे नीचे खींच रहा है, दूसरा है पानी का धक्का अपथ्रस्ट जो ऊपर भेज रहा है। अगर वेट जीत गया तो चीज डूब जाएगी, अगर अपथ्रस्ट जीत गया या दोनों बराबर हो गए तो चीज तैरेगी। सिंपल एज दैट। अब ये वाला पॉइंट, इस पे स्टार मार्क लगा लो। ये एग्जाम का फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन है। एक ग्लास में पानी है, उसमें बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? कुछ नहीं होगा। तो वाटर लेवल विल नॉट चेंज, बिल्कुल सेम रहेगा। इसको बस याद कर लीजिए। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। प्रेशर का कॉन्सेप्ट ना बहुत आसान है। ये बस इतना है कि आप फोर्स को कितने एरिया पर फैला रहे हो। फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसकी एसआई यूनिट है पास्कल। इसको ऐसे समझो, एक कील नोकीली तरफ से दीवार में आराम से घुस जाती है। क्यों? क्योंकि एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। सिंपल। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, जब आप पहाड़ों पर जाते हो तो हवा का प्रेशर कम हो जाता है। इससे क्या होता है? खाना पकाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है। और पुराने ज़माने में फाउंटेन पेन लीक हो जाते थे। ये सभी लो प्रेशर के इफेक्ट्स हैं। ओके, तो काफी कुछ पढ़ लिया आज हमने। चलिए सेशन एंड करने से पहले एकदम रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। जो भी की पॉइंट्स हैं उनको एक बार फिर से दिमाग में बिठा लेते हैं। ये 4 चीजें आज के सेशन का सार हैं, समरी हैं। वेट, W = mg, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, फ्लोटिंग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। ये 4 आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और अब एंड करने से पहले एक सवाल आपके लिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अगर इस दुनिया से ग्रेविटी ही गायब हो जाए तो आज हमने जितने भी फोर्सेस पढ़े उनमें से कौन सा फोर्स अपने आप खत्म हो जाएगा? सोचिएगा जरूर। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होंगे। रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन सेशन करने वाले हैं। हम फिजिक्स के वो कॉन्सेप्ट उठाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। देखिए, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी की या कोई भी एग्जाम हो, फिजिक्स के कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर एग्जाम का फेवरेट होते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जिससे आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेंसिटी, सिंकिंग और फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनते हैं इससे। चलो इसको एकदम बेसिक से समझते हैं। तो आखिर ये डेंसिटी है क्या? देखो, फॉर्मूला तो सिंपल सा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको ऐसे समझो, एक छोटे से बॉक्स में आप कितना सामान भर सकते हो। अगर कम जगह में बहुत सारा स्टफ यानी मास है तो हम बोलेंगे कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सिंपल। अब इस स्लाइड से आपका सिंकिंग और फ्लोटिंग का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। रूल क्या है? बिल्कुल सिंपल सा। हम हर चीज को पानी से कंपेयर करते हैं। जिसकी डेंसिटी पानी से कम है वो ऊपर तैरती रहेगी, जैसे आप आइस को देखते हो। और जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो सीधा नीचे, जैसे एक लोहे की कील। इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन विथ वाटर। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आरआरबी, एसएससी सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? सोचो, है तो दोनों पानी ही, फिर ऐसा क्यों होता है? लेट्स फाइंड आउट। और इसका आंसर एज एक्सपेक्टेड हमारे डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट से ही आता है। सिंपल रीजन, आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्यों कम होती है? देखो, होता क्या है ना, जब पानी जमता है और आइस बनता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक केज लाइक स्ट्रक्चर। इसके चक्कर में उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, यानी वॉल्यूम बढ़ गया।
और हमने क्या पढ़ा था? सेम मास ज़्यादा वॉल्यूम तो डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। दैट्स अ सीक्रेट। ऑलराइट, अब इस नंबर पे स्पेशल ध्यान देना, 4 डिग्री सेल्सियस। इसको अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये वो मैजिकल टेम्परेचर है जहां पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम। इससे ऊपर जाओ या नीचे जाओ, डेंसिटी कम ही होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट। ओके, डेंसिटी क्लियर है? गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, काइनेटिक थ्योरी। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट, उनकी एनर्जी के बारे में। ये तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? मैटर के 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड्स में सोचो, मॉलिक्यूल्स एकदम डिसिप्लिन सोल्जर्स की तरह हैं, बिल्कुल पास पास, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन। लिक्विड्स में थोड़े रिलैक्स्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। और गैसेस, वो तो आज़ाद पंछी हैं, इधर उधर भाग रहे हैं फुल स्पीड में। इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन की एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज सोचो, अगर हम इन भागते दौड़ते गैस मॉलिक्यूल्स की सारी एनर्जी निकाल लें, सारी हीट खींच लें, तो क्या होगा? वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, अ स्टैंड स्टिल। इसी पॉइंट को, इसी टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एक ऐसा पॉइंट जहां ऑल मॉलिक्यूलर मोशंस स्टॉप्स, सब कुछ रुक जाता। और एग्जाम के लिए ये 2 वैल्यूज बिल्कुल रट लो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है सेल्सियस में -273.15 डिग्रीज। और एक और स्केल है केल्विन स्केल, उसमें इसका वैल्यू है 0 केल्विन। सिंपल। इसीलिए केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत ही एब्सोल्यूट जीरो से होती है। तो अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। किनेटिक एनर्जी क्या थी? एनर्जी ऑफ मोशन। अगर एब्सोल्यूट जीरो पर सारा मोशन ही रुक गया तो किनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ऑब्वियसली जीरो। नो मोशन, नो किनेटिक एनर्जी। दैट इज द मेन आइडिया हियर। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, हीट। इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, सो पे क्लोज अटेंशन। सारा इस टेबल पे एक नजर डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तीनों स्केल्स में देखो। सेल्सियस में 0 और 100, ये तो सबको पता है। फ़ारेनहाइट में देखो 32 और 212, और हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट, जो डॉक्टर बताता है। ये वैल्यूज डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, इस टेबल को जरूर याद कर लेना। ओके, अब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? 3 तरीके हैं। पहला, कंडक्शन। ये सॉलिड्स में होता है। सोचो, आपने लाइन में सबको खड़ा किया और पहले वाले को धक्का दिया, एनर्जी आखिरी तक पहुंच गई ना, बिना किसी के हिले। बस वही है कंडक्शन। दूसरा, कन्वेक्शन। ये लिक्विड्स और गैस में होता है। इसमें मॉलिक्यूल खुद गर्मी लेकर दूसरी जगह जाता है, जैसे पानी उबलता है। और तीसरा, रेडिएशन। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं, जैसे सूरज से हीट हम तक आती है, बीच में स्पेस है, कोई मीडियम नहीं, फिर भी आती है। दैट्स रेडिएशन। चलो, एक और रियल लाइफ एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन। हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? सबसे कॉमन गलतफहमी क्या है? कि स्वेटर गर्मी देता है। क्या सच में ऐसा है? सोचो। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल रीजन ये है कि वूल जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है, मतलब वो हीट को आसानी से पास नहीं होने देता। इसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। अब होता क्या है, वूल के धागों के बीच में हवा फंस जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर हीट का सबसे बुरा कंडक्टर है। तो ये हमारी बॉडी की गर्मी को बाहर निकलने से रोक देता है, उसको ट्रैप कर लेता है, इसलिए हमें गर्म फील होता है। स्वेटर गर्मी देता नहीं, हमारी गर्मी को बचाता है। नेक्स्ट आते हैं सबके घर के किचन में, प्रेशर कुकर। सबने देखा है, यूज़ किया है, सबको पता है इसमें दाल जल्दी गल जाती है, खाना जल्दी पक जाता है। पर इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? हाउ डज इट वर्क? इसका पूरा खेल प्रेशर का है। देखो, प्रेशर कुकर जैसा नाम है, वो अंदर प्रेशर बढ़ा देता है स्टीम को ट्रैप करके। और फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है, जब प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मली जो पानी 100 डिग्री पे उबल जाता है, कुकर के अंदर वो शायद 120 डिग्री तक उबलता ही नहीं। और इतने हाई टेम्परेचर पर खाना तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी पकेगा ही, राइट? ओके एवरीवन, चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, रैपिड फायर राउंड। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आखिरी बार, ताकि एग्जाम में भूलने का चांस ही ना रहे। लेट्स गो। ये 5 फैक्ट्स, इनको तो बिल्कुल घोंट के पी जाओ। नंबर 1, पानी की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2, एब्सोल्यूट जीरो -273.15 सेल्सियस या सीधा 0 केल्विन। नंबर 3, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट। नंबर 4, सूरज से हीट हम तक कैसे पहुंचती है? वाया रेडिएशन। एंड नंबर 5, प्रेशर कुकर क्या करता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है।
ये पांचों पॉइंट्स बार बार अगेन एंड अगेन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क, इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रटना नहीं है, अपने आसपास देखो। क्या आपको इनमें से कोई प्रिंसिपल अभी राइट नाउ एक्शन में दिख रहा है? क्योंकि याद रखो, फिजिक्स सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हर जगह है। जब आप चीज़ों को इस तरह से देखना शुरू करोगे, कॉन्सेप्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे। सो कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारा मिशन है फिजिक्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मास्टर करना, थर्मोडायनामिक्स और वेव्स, खास करके आपके यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इस मिशन को शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का मिशन प्लान। हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और हमारा फोकस रहेगा उन पॉइंट्स पर जो एग्जाम में आते हैं। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स से। आखिर ये है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट यानी गर्मी, एनर्जी और उनके ट्रांसफर से डील करती है। सोच के देखिए, आपकी कार का इंजन हो या यूनिवर्स का बनाना, सब कुछ इन्हीं रूल्स पर चलता है। सबसे पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक गर्मा गर्म चाय का कप टेबल पर रखा। धीरे धीरे क्या होता है, चाय ठंडी हो जाती है, राइट, और वो रूम के टेम्परेचर पर आ जाती है। बस इसी स्टेट को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दो चीजों का टेम्परेचर सेम हो जाए, उनके बीच हीट का फ्लो बंद हो जाता है। सिंपल। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हीट एक एनर्जी है और ये हमेशा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ, कभी उल्टा नहीं। और इसकी यूनिट क्या है? जूल्स। इसको नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, थर्मोडायनामिक्स के लॉज। ये कोई मामूली रूल्स नहीं है, ये रूल्स पूरे यूनिवर्स में एनर्जी के बिहेवियर को, उसके आने जाने को कंट्रोल करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अति महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीन मेन लॉज हैं। पहला जीरोथ लॉ जो बैलेंस की बात करता है, दूसरा फर्स्ट लॉ जो एनर्जी कंजर्वेशन यानी एनर्जी के बचाव की बात करता है, और तीसरा सेकंड लॉ जो डिसऑर्डर यानी फैलाव की बात करता है, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। जीरोथ लॉ सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। अगर सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनका टेम्परेचर सेम है, और सिस्टम बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल मैथ है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी ए इज इक्वल्स टू सी और बी इज इक्वल्स टू सी, तो ए इज इक्वल्स टू बी। सिंपल। एग्जाम में इसका स्टेटमेंट और ये नाम रैल्फ एच फाउलर पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट लॉ तो आप सब जानते ही हैं, ये है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये लॉ कहता है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना ही मिटा सकते हो, उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। जैसे पावर प्लांट में कोयला जलता है, उसकी केमिकल एनर्जी हीट में बदलती है, फिर उससे टरबाइन घूमती है और एंड में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यही है फर्स्ट लॉ। अब आते हैं सेकंड लॉ पर। यह हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में रैंडमनेस या डिसऑर्डर। एक साफ सुथरा कमरा अगर उसको छोड़ दो तो टाइम के साथ अपने आप गंदा हो जाता है ना, चीजें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन साफ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बस यही है एंट्रोपी इन एक्शन। यूनिवर्स हमेशा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता है और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। इट टेंड्स टुवर्ड्स अ मैक्सिमम। चलिए अब अपने मिशन का फोकस शिफ्ट करते हैं वेव्स पर। एनर्जी का ट्रांसफर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और वो है वेव्स के थ्रू। थर्मोडायनामिक्स की तरह ये भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। मोटे तौर पर वेव्स दो तरह की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स, जिसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं जबकि वेव आगे जा रही होती है। सोच लीजिए डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर, जैसे लाइट वेव्स। दूसरी होती है लॉन्जिट्यूडनल। इसमें पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, यानी वेव की डायरेक्शन के पैरेलल, जैसे साउंड वेव्स। ये कंपैरिजन एसएससी एग्जाम्स के लिए क्रिटिकल है। आप जरा लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जैसे साउंड को आगे बढ़ते हुए इमेजिन कीजिए। ये कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस बनाकर आगे बढ़ती हैं। कंप्रेशन मतलब वो जगह जहां पार्टिकल्स एकदम पास पास आ जाते हैं, यानी हाई प्रेशर, और रेरिफैक्शन मतलब वो जगह जहां पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, यानी लो प्रेशर। तो साउंड वेव इन्हीं हाई लो प्रेशर जोन्स की सीरीज है। ओके, तो हर वेव की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ, जिसका सिंबल है लैम्डा। ये क्या होता है?
बहुत सिंपल है। वेव के दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स यानी दो लगातार ऊंचाइयों के बीच की दूरी, बस। और इसका सिंबल लैम्डा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड। सोच लीजिए ये वेव की हाइट है, उसकी स्ट्रेंथ है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, वेव में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल, साउंड में अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो आवाज़ भी ज़्यादा लाउड होगी। हाई एम्पलीट्यूड का मतलब है हाई लाउडनेस। और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी कंप्लीट वेव्स पास हो रही हैं। और इसकी यूनिट हर्ट्ज, जिसे हम HZ लिखते हैं। इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं एक स्पेशल तरह की वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी सबसे खास बात क्या है? इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, जैसे सूरज से आने वाली रोशनी। लाइट, एक्स-रेज, माइक्रोवेव्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्स में अक्सर इनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछा जाता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे हाई फ्रीक्वेंसी से सबसे लो। तो इनमें से एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल। आपके घर का जो टीवी रिमोट है वो इंफ्रारेड यानी IR वेव्स यूज करता है। ये सिंपल सा फैक्ट SSC CGL का डायरेक्ट क्वेश्चन रह चुका है। तो याद रखिएगा, टीवी रिमोट मतलब इंफ्रारेड। और एक्स-रेज? ये हॉस्पिटल्स में टूटी हुई हड्डियां देखने के लिए या एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक में यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर यानी चीजों के आर पार जाने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, गामा रेस के बाद सबसे छोटी। ओके टीम, हम अपने मिशन के फाइनल फेज में हैं। अब तक जो भी हमने सीखा, चलिए उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सारे एग्जाम हॉटस्पॉट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, इनसे डायरेक्ट MCQs बनते हैं। हीट की यूनिट जूल्स। जीरोथ लॉ मतलब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लॉ मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। सेकेंड लॉ मतलब एंट्रोपी। ट्रांसवर्स वेव मतलब परपेंडिकुलर। लॉन्जिट्यूडनल मतलब पैरेलल। हाई एम्पलीट्यूड मतलब हाई लाउडनेस। और एप्लीकेशंस, टीवी रिमोट में इंफ्रारेड और हॉस्पिटल स्कैन्स में एक्स-रेज। इसको बिल्कुल रट लीजिए। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल। सोचिए, अगर एक लेक के नीचे एक्सप्लोजन हो तो उससे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही क्यों बनेंगी? ये आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। सोचिएगा ज़रूर। हिंट ये है कि पानी के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे। विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेन। नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेव्स यानी तरंगे बिल्कुल जीरो से मास्टर करने वाले हैं। हमारा गोल ये है कि इस सेशन के बाद एग्जाम में वेव्स से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अक्सर लाइट और साउंड वेव्स के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं और इसके क्वेश्चंस देखकर डर लगता है। लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आज के इस सेशन के बाद आपका हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और साउंड वेव्स को डिटेल में समझेंगे और आखिर में वो सारे गोल्डन पॉइंट्स कवर करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझें कि एक वेव आखिर होती क्या है। आप इमेजिन कीजिए एक शांत तालाब। आप उसमें एक पत्थर फेंकते हैं, क्या होता है? एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और लहरें यानी वेव्स किनारे तक जाती हैं। यहाँ पानी आगे नहीं जा रहा, बल्कि पत्थर की एनर्जी आगे जा रही है। सो अ वेव इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एब वेव्स की दो मेन टाइप्स हैं। पहला, ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। जैसे जब आप एक रस्सी को एक साइड से पकड़ के ऊपर नीचे झटका देते हैं तो वेव आगे जाती है, लेकिन रस्सी का हर हिस्सा अपनी जगह पर ऊपर नीचे हिलता है। लाइट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें पार्टिकल्स वेव की ही डायरेक्शन में आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। सोचो एक स्लिंकी स्प्रिंग को आप आगे पीछे धक्का देते हैं तो वो आगे पीछे वाला कंप्रेशन आगे बढ़ेगा। साउंड ऐसी ही एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पोलराइजेशन। और ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स में वाइब्रेशंस हर पॉसिबल प्लेन में ऊपर नीचे होते हैं। पोलराइजेशन का मतलब है इन सब वाइब्रेशंस को फिल्टर करके सिर्फ एक ही प्लेन में लाना।
क्योंकि साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडनल होती हैं, उनके वाइब्रेशंस तो पहले से ही आगे पीछे एक ही लाइन में होते हैं, इसलिए उन्हें और रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। आंसर हमेशा साउंड वेव्स होगा। वेव्स के बेसिक समझने के बाद चलिए अब फोकस करते हैं लाइट पर, जो एक ट्रांसवर्स वेव का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लाइट एक स्पेशल टाइप की वेव है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस की ज़रूरत नहीं होती। ये वैक्यूम यानी अंतरिक्ष में भी ट्रैवल कर सकती। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। देखिए, जैसे हम रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और एनर्जी भी बढ़ती जाती है, लेकिन वेवलेंथ कम होती जाती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है, ये याद रखिए। एग्जाम में इनके यूजेस और डिटेक्टर्स पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेडार में माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, टीवी रिमोट में इंफ्रारेड यूज होती है जिसे थर्मोपाइल से डिटेक्ट करते हैं, और सबसे हाई एनर्जी वाली गामा रेस को गाइगर ट्यूब से डिटेक्ट किया जाता है। यहाँ कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज और फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में वन लाइनर्स में पूछे जाते हैं। पहला, वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी? नाम याद रखिए, क्रिस्टीन ह्यूगन्स। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप वेव का एम्पलीट्यूड डबल करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी 4 गुना यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का उल्टा यानी रेसिप्रोकल होती है। अभी तक हमने लाइट की बात की जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। अब हम आते हैं साउंड पर। साउंड वेव्स लाइट से बिल्कुल अलग हैं। ये एक मैकेनिकल वेव है। अब इसका क्या मतलब है और ये लाइट से इतनी अलग क्यों है? चलिए आगे देखते हैं। एक कॉमन सा सवाल जो आपने शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा, पर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच के देखिए, चांद पर एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकते? आखिर वहां ऐसा क्या नहीं है जो धरती पर है? बिल्कुल सही। इसका रीजन है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव का मतलब ही यही है कि उसे चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, मतलब पार्टिकल्स चाहिए। साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू ट्रैवल करती है। चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है यानी मीडियम नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है। जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वाइब्रेशन आगे कैसे ट्रैवल करेगा? सिंपल, इसलिए चांद पर कोई आवाज नहीं सुनाई देती। तो साउंड आगे बढ़ती कैसे है? ये मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराती है। जहां पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं उसे कंप्रेशन कहते हैं, और जहां वो दूर दूर हो जाते हैं उसे रेयरफैक्शन कहते हैं। इन्हीं कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के सीक्वेंस से साउंड आगे ट्रैवल करती है। क्योंकि पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में ही आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। हमने ये तो जान लिया कि साउंड को मीडियम चाहिए, पर क्या साउंड हर मीडियम में एक ही स्पीड से चलती है? और किन फैक्टर्स से इसकी स्पीड बढ़ती या घटती है? आइए अब साउंड की स्पीड और प्रॉपर्टीज से जुड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। ये ग्राफ बिल्कुल साफ दिखाता है कि साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में कितनी अलग होती है। स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड्स में, उससे कम लिक्विड्स में और सबसे कम गैसेस में होती है। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल। सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, तो वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे तक बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाता है। गैसेस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए ट्रांसफर स्लो होता है। ये ऑर्डर सॉलिड, लिक्विड, गैस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इन 4 फैक्टर्स को ध्यान से देखिए, और खासकर प्रेशर को। एग्जाम्स में ये सबसे कॉमन ट्रिक क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा, अगर प्रेशर डबल कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड पर क्या असर होगा? और आंसर है, कोई असर नहीं होगा। स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है। इसीलिए गर्मियों में आवाज सर्दियों के मुकाबले थोड़ी तेज ट्रैवल करती है। ये टेबल एक और गोल्डन टेबल है। इसमें 3 फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं। बीच में है हमारी ऑडिबल रेंज, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज, जिसे हम इंसान सुन सकते हैं। इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को कहते हैं इंफ्रासोनिक, जिसे हाथी जैसे बड़े जानवर सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को कहते हैं अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ यानी बैट्स इसका इस्तेमाल रात में नेविगेशन के लिए करते हैं, और हम इंसान इसे सोनार टेक्नोलॉजी और मेडिकल अल्ट्रासाउंड में यूज करते हैं। पिच और लाउडनेस, इन 2 शब्दों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, पिच का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से है। आवाज कितनी पतली या मोटी है। जैसे एक महिला की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी पिच हाई होती है। वहीं दूसरी तरफ लाउडनेस का रिलेशन एम्पलीट्यूड से है। आवाज कितनी तेज या धीमी है। जब आप टीवी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आप एक्चुअली एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं,
लाउडनेस बढ़ा रहे हैं, पिच नहीं। इसकी यूनिट है डेसिबल। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके समझ लिए हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एक क्विक रिवीजन। ये वो गोल्डन पॉइंट्स हैं जिन्हें आप एग्जाम से ठीक पहले रिवाइज कर सकते हैं, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। इस स्लाइड का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके फाइनल नोट्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। साउंड के स्पीड का ऑर्डर क्या है? सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ह्यूमन ऑडिबल रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज। स्टेथोस्कोप किस प्रिंसिपल पर काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और साफ एको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए? लगभग 17 मीटर्स। ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए। इन सभी कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स के बाद अब आप वेव्स के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेरी सलाह है, इस सेशन को रिवाइज कीजिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे कि आप हर क्वेश्चन को एक नए कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबका इस स्पेशल एक्सप्लेनर में जो हमने खास तौर पर आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया है। आप में से कितने लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चंस टफ लगते हैं, स्पेशली साउंड और लाइट जैसे टॉपिक्स एग्जाम में आते ही परेशान करने लगते हैं, राइट? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। तो चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आने वाले कुछ मिनट्स में हम इन्हीं टॉपिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रैक कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आपके एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए क्रूशियल हैं। ट्रस्ट मी, इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा। ओके, तो शुरू करें। लेट्स डाइव इन। हमारा पहला टॉपिक है साउंड, और मैं बता दूं ये एक सुपर हाई यील्ड टॉपिक है। मतलब इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। कभी सोचा है आपने, जब आप किसी पहाड़ पे जाके जोर से चिल्लाते हैं या किसी बड़े से खाली कमरे में आवाज लगाते हैं तो क्या होता है? आपको अपनी आवाज थोड़ी देर बाद वापस सुनाई देती है ना? इसी को तो हम एको कहते हैं। बट द बिग क्वेश्चन इज, ये होता क्यों है? वेल, इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है, रिफ्लेक्शन। सोचिएगा, जब साउंड वेव्स चलती हैं और सामने किसी सरफेस से, मान लीजिए दीवार से या पहाड़ से टकराती हैं, तो वो वहां से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे कानों तक आती हैं। और इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सिंपल। ओके, अब एक चीज है जिससे आपको बिल्कुल याद रखना है, ये नंबर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। एक क्लियर एको सुनने के लिए आपकी ओरिजिनल आवाज और जो आवाज टकराकर वापस आई है उसके बीच में कम से कम मिनिमम 0.1 सेकेंड्स का टाइम गैप होना ही चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 0.1 सेकेंड्स। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जब हमने एको समझ लिया है तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक स्टेप आगे ले जाते हैं और बात करते हैं सोनार की। देखिए, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही एक एग्जाम क्वेश्चन है। सो व्हाट इज सोनार? इट्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसे याद कर लीजिए। तो सोनार काम कैसे करता है? इट्स रियली सिंपल। ये बिल्कुल एग्जैक्टली एको के प्रिंसिपल पर काम करता है, बट अंडर वाटर। होता क्या है, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है। ये वेव्स जाती हैं, पानी के नीचे किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और वापस आ जाती हैं। फिर एक डिटेक्टर इस एको को पकड़ लेता है और बस उसी से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, किस डायरेक्शन में है और किस स्पीड से चल रहा है, सब कैलकुलेट हो जाता है। कूल, राइट? तो इसका यूज कहाँ होता है? वेल, इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, समुद्र की गहराई, डेप्थ नापने के लिए, पानी के नीचे जो हिल्स और वैलीज हैं उनको मैप करने के लिए, ऑफ कोर्स एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, और इवन बड़े आइसबर्ग्स को लोकेट करने के लिए भी। ये सारे एप्लीकेशंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो साउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, विच इज लाइट। चलिए अब रोशनी के इस अमेजिंग खेल को समझते हैं। एक बेसिक सा लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है? द आंसर इज वैक्यूम, जहां कोई मीडियम नहीं है। और इसकी वैल्यू आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये वैल्यू दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में आती है। और हाँ, जैसे ही लाइट किसी मीडियम जैसे पानी या ग्लास में एंटर करती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। सिंपल। अब एक सवाल जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट? आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है? वाई ब्लू? और सनराइज या सनसेट के टाइम पर सूरज इतना लाल क्यों दिखता है? वेल, इसके पीछे कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिजिक्स का प्रिंसिपल काम करता है। और इस प्रिंसिपल का नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
होता क्या है, जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो यहाँ हवा में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइट इन पार्टिकल से टकराती है और सभी डायरेक्शंस में फैल जाती है। इसी फैलने को हम कहते हैं स्कैटर होना। और एक की पॉइंट रिमेंबर, ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। और देखिए, इस एक सिंगल कॉन्सेप्ट से कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं। आसमान नीला है क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होकर पूरे आसमान में फैल गई। सनराइज या सनसेट के टाइम सूरज लाल है क्योंकि तब तक सारी ब्लू लाइट तो स्कैटर होकर साइड हो जाती है और हमारी आंखों तक आते आते सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेड लाइट ही बच पाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में स्काई कैसा दिखता है? ब्लैक। क्यों? सिंपल, वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो नो स्कैटरिंग। ये सारे एग्जाम्पल्स दे प्योर गोल्ड फॉर योर एग्जाम्स। ओके, स्कैटरिंग क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिरर्स की। देखिए, यहां से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। गाइज, ये स्लाइड दिस इज अ गोल्ड माइन, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, दो तरह के मिरर्स हैं। पहला कॉनकेव, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी एक जगह इकट्ठा करता है। सोचिएगा, कार की हेडलाइट, वहां लाइट को फोकस करना है। डेंटिस्ट का मिरर, दांत को बड़ा करके देखना है। दोनों में कॉनकेव यूज होता है और इसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स, ये लाइट को डाइवर्ज करता है, यानी फैला देता है। इसलिए इसे कार के साइड व्यू मिरर में यूज करते हैं ताकि पीछे का ज्यादा व्यू मिले, और ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। अभी तक हमने देखा कि मिरर्स काम करते हैं रिफ्लेक्शन पर, लाइट का टकरा कर वापस आना। बट व्हाट अबाउट लेंसेज? चश्मे की लेंसेज फॉर एग्जांपल, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। चलिए इस मैजिक को भी समझते हैं। ये आप सबने ट्राई किया होगा, आई एम श्योर। एक पानी का ग्लास लीजिए और उसमें एक पेंसिल डालिए। आपको वो पेंसिल पानी के अंदर से थोड़ी सी टूटी हुई या बेंट हुई दिखेगी, राइट? ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, इट्स प्योर फिजिक्स। और इसके पीछे का रीजन है रिफ्रैक्शन। देखिए, जब लाइट एक मीडियम से, जैसे हवा से, दूसरे मीडियम में, जैसे पानी में ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और इस स्पीड चेंज की वजह से वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। बस इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल एज दैट। ओह, और एक और फेवरेट एग्जाम्पल, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, अब हर लेंस की एक पावर होती है, राइट? और इस पावर को मेजर करने की ऐसा एक यूनिट क्या है? ये एग्जाम में आने वाला पेट क्वेश्चन है। द यूनिट इज डायोप्टर, जिसे हम डी से लिखते हैं। और रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके चश्मे का नंबर पॉजिटिव है, मतलब आपको कॉन्वेक्स लेंस लगा है। ये दूर की चीजें साफ दिखने में, यानी फार साइटेडनेस में यूज होता है। और अगर नंबर नेगेटिव है तो वो कॉनकेव लेंस है, जिसे पास की चीजें साफ ना दिखने पर, यानी नियर साइटेडनेस में यूज करते हैं। पॉजिटिव कॉन्वेक्स, नेगेटिव कॉनकेव। याद रहेगा? चलिए, आई थिंक हमने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, तो एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन तो बनता है ना। लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड। ये सारे पॉइंट्स वन लाइनर्स हैं, बट दे आर डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस, सो पे अटेंशन। ओके, रेडी? लेट्स गो। एको के लिए मिनिमम टाइम गैप कितना? बोलिए। 0.1 seconds. करेक्ट। सोनार कौन सी वेव्स यूज करता है? Ultrasonic waves. वेरी गुड। आसमान का नीला रंग किस वजह से? Scattering. तारों का टिमटिमाना? Refraction. एक्सेलेंट। कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर? Concave mirror. और कार के रियर व्यू मिरर में? Convex mirror. डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है? Concave mirror. गुड। लेंस की पावर की यूनिट? Diopter. D. डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2.42. और लास्ट, लाइट सबसे फास्ट कहां ट्रैवल करती है? In vacuum. जबरदस्त। अगर आपने सब सही जवाब दिए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो देखा आपने, फिजिक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों। अब हमारे नेक्स्ट मास्टर क्लास को प्लान करने में आप हमारी हेल्प कीजिए। एक छोटा सा सवाल है आप सबके लिए, आप नेक्स्ट मास्टर क्लास किस टॉपिक पर चाहेंगे? फिजिक्स का कोई और टॉपिक या फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी? जो भी आपकी चॉइस है, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय। हेलो स्टूडेंट्स, देखो फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम उन्हीं दो सबसे इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स को मास्टर करने वाले हैं, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप एसएससी, यूपीएससी या बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो समझ लो ये कॉन्सेप्ट्स आपके स्कोर को सीधा बूस्ट कर देंगे। तो चलिए बिल्कुल जीरो से आसान तरीके से इनके फंडामेंटल्स को समझते हैं।
ओके, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले हम लाइट के एक बहुत ही खूबसूरत फिनोमेनन को समझेंगे जिसे कहते हैं डिस्पर्जन। हाँ, इससे पहले कि हम चार्जेस की फ्लो की थोड़ी टेक्निकल बातें करें, आइए पहले देखते हैं कि रोशनी अपने रंगों का जादू आखिर दिखाती कैसे है। तो ये डिस्पर्जन आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल शब्दों में समझो। जब सफ़ेद रोशनी यानी वाइट लाइट एक प्रिज्म से टकराती है ना, तो वो अपने 7 अलग अलग कलर्स में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। विबज्योर याद है? स्कूल का वो प्रिज्म एक्सपेरिमेंट सबको याद होगा। बस वही तो कॉन्सेप्ट है। और हाँ, ये डेफिनेशन एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। अब देखो, इस एक स्लाइड को ध्यान से देखना। यहां से कम 3 एग्जाम क्वेश्चंस पक्के हैं आपके। पहला, स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? सर आइजैक न्यूटन ने, साल था 1666। दूसरा सवाल, जो आसमान में रेनबो बनता है वो किस फिनोमेना का एग्जाम्पल है? सिंपल, डिस्पर्जन का। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो मार्क कर लो, किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और कौन सा कलर सबसे कम मुड़ता है यानी डिविएट होता है? जवाब है रेड लाइट। ये तीनों पॉइंट्स जरूर याद रखना। ठीक है, तो रोशनी के रंगों से अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका नाम सुन के बिल्कुल घबराना मत। हम इसके हर कॉन्सेप्ट को एक एक करके ABC की तरह बिल्कुल जीरो से ग्राउंड अप बिल्ड करेंगे। ओके? तो इलेक्ट्रिसिटी की पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है इलेक्ट्रिक चार्ज से। इसको आप बिल्डिंग का फाउंडेशन समझो। जैसे हर चीज का मास होता है, वैसे ही ये मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जब ये चार्जेस, खास करके इलेक्ट्रॉन्स, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना, तभी हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। सिंपल सी बात है, बिना चार्ज के फ्लो के करंट का कोई वजूद ही नहीं। ओके, तो चार्ज समझ आ गया। अब आती है इलेक्ट्रिक करंट की बारी। देखो, करंट का सीधा सा मतलब होता है फ्लो या बहाव, बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी में पानी का करंट होता है, राइट? एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस का करंट होता है। अब इसको नापते कैसे हैं? सिंपल, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये फॉर्मूला ये डायरेक्ट पूछा जाता है, I = Q/T, और इसकी यूनिट क्या है? एम्पेयर, जिसे हम कैपिटल A से लिखते हैं। ये सब एग्जाम पॉइंट्स हैं। लेकिन एक मिनट, एक सवाल है, ये चार्ज अपने आप फ्लो क्यों करेगा? मतलब उसको क्या जरूरत है मूव करने की? सोचो, नदी में पानी भी तो एक हाइट डिफरेंस की वजह से बहता है, ऊपर से नीचे। वैसा ही कुछ यहां भी है। चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए एक प्रेशर, एक धक्का चाहिए। और फिजिक्स की लैंग्वेज में उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या आम भाषा में वोल्टेज। हाँ, वही वोल्टेज। डेफिनेशन क्या है इसकी? एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ा। फॉर्मूला है V = W/Q और यूनिट वोल्ट। ओके, तो अब तक हमने 3 अलग अलग चीजें देख ली हैं। चार्ज, करंट जिसे हम I से लिखते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम V से लिखते हैं। अब असली सवाल ये है कि इन तीनों में आपस में क्या कनेक्शन है? कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। इन्हें जोड़ने वाला एक मास्टर रूल है जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। चलिए देखते हैं ये क्या। तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ही इन तीनों के बीच एक बड़ा ही खूबसूरत सा रिश्ता ढूंढा। उनका लॉ कहता है कि अगर आप टेम्परेचर जैसी चीज़ों को कांस्टेंट रखो, उन्हें ना बदलो, तो किसी भी वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है यानी I, वो उसके दोनों एंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस यानी V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बहुत सिंपल शब्दों में, जितना ज्यादा वोल्टेज का प्रेशर लगाओगे उतना ही तेज करंट का बहाव मिलेगा। मोर प्रेशर, मोर फ्लो। सिंपल। आप जब हम इस प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को एक इक्वेशन बनाते हैं ना, तो हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का गोल्डन फॉर्मूला। इसे तो बिल्कुल याद कर लो, V = I × R। V = I × R। यहां ये R क्या है? ये एक कांस्टेंट है जो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। ये कांस्टेंट हमें बताता है कि वो मटेरियल करंट के फ्लो को कितना रोकता है, कितनी रुकावट डालता है, और इसी रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते ही आते। तो अब सवाल ये उठता है कि ये R यानी रेजिस्टेंस आखिर है क्या? देखो, अगर करंट की कहानी में करंट हीरो है तो रेजिस्टेंस विलन है। या समझ लो, ये एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। ये करंट के आसान बहाव में एक रुकावट पैदा करता है। तो चलिए इस रुकावट की कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हर मटेरियल की, हर कंडक्टर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। वो अपने अंदर से करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसे रोकता है। इसी ऑपोजिशन, इसी रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट ओम्स लॉ के डिस्कवरर के सम्मान में ओम रखी गई है,
जिसका सिंबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि किसी वायर का रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये 4 फैक्टर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, वायर की लेंथ यानी L। सिंपल है, जितनी लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। सोचो ना, जितना लंबा रास्ता सफर उतना मुश्किल। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, मतलब वायर कितनी मोटी है। यहां उल्टा है, जितनी मोटी वायर उतना कम रेजिस्टेंस, जैसे कि जितनी चौड़ी सड़क ट्रैफिक उतना आसान। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। और चौथा, टेम्परेचर। याद रखना, कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो इसी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम मटेरियल्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। देखो, जिन मटेरियल्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर, जैसे कॉपर या सिल्वर, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। ये करंट को आराम से, आसानी से फ्लो होने देते हैं। और जिनका रेजिस्टेंस बहुत बहुत हाई होता है, जैसे ग्लास या रबर, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। ये करंट को बिल्कुल फ्लो नहीं होने देते, ब्लॉक कर देते हैं। अब समझे, बिजली की तारों पर रबर या पीवीसी की कोटिंग क्यों होती है? ताकि हमें करंट ना लगे। ओके, तो अब तक हमने काफ़ी थ्योरी पढ़ ली। चलिए अब इसको ना थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। कभी सोचा है हमारे घरों में जो वायरिंग है वो कैसे होती है और सेफ्टी के लिए क्या क्या डिवाइसेस यूज होते हैं? चलो पता करते हैं। तो देखो, सर्किट्स ना 2 तरह से जोड़े जाते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरा सर्किट बंद। बिल्कुल वैसे जैसे दिवाली की लाइट्स में होता है ना, एक खराब तो पूरी लड़ी बंद। इसके ऑपोजिट पैरेलल सर्किट में करंट के लिए मल्टीपल रास्ते होते हैं। इसका फायदा क्या है, अगर एक बल्ब खराब हो भी जाए तो बाकी सब आराम से जलते रहते हैं। और इसीलिए हमारे घरों की वायरिंग और स्ट्रीट लाइट्स हमेशा हमेशा पैरेलल में की जाती है। ये एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब जब घर की सेफ्टी की बात हो रही है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसको आप अपने घर के अप्लायंसेस का बॉडीगार्ड समझ लो। ये काम करता है करंट के हीटिंग इफेक्ट पर। आगे हम पढ़ेंगे, इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इसके अंदर एक बहुत स्पेशल वायर होती है। जब भी सर्किट में करंट एक सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाता है, ओवरलोड होता है, तो ये वायर इतनी गर्म हो जाती है कि पिघल जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। और इस छोटी सी चीज से हमारे महंगे टीवी, फ्रिज सब जलने से बच जाते हैं। और ये लो, एक और गोल्डन एग्जाम पॉइंट। ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। फ्यूज वायर किस चीज से बनी होती है? ये बनती है टिन और लीड के एलॉय से। अब सोचो क्यों? क्योंकि इस एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसकी यही खासियत है, जैसे ही करंट थोड़ा सा भी बढ़ता है, ये फौरन पिघल जाती है और सर्किट को बचा लेती है। इस पॉइंट को तो बिल्कुल नोट कर लो। ओके, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं। ये हमारा फाइनल लैब है। इसमें हम वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो एग्जाम में सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। रेडी? चलिए इन 5 गोल्डन फॉर्मूलाज को फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला, ओम्स लॉ, V = I × R। इससे अपन ने पढ़ा वोल्टेज करंट का रिलेशन। दूसरा, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला P = V × I। इससे आप किसी भी अप्लायंस की वोल्टेज निकालते हो। तीसरा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H = I² RT। ये बताता है कि एक वायर करंट से कितनी गर्म होगी। फ्यूज इसी पे काम करता है। और आखिरी 2, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने में काम आते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। अब इन 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को देखिए। पहला, एमीटर। ये क्या नापता है? इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए ताकि ये करंट के फ्लो को रोके ना। दूसरा, वोल्टमीटर। ये 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है ताकि ये सर्किट से करंट ना खींचना शुरू कर दे। और तीसरा, गैल्वेनोमीटर। ये सिर्फ इतना डिटेक्ट करता है कि सर्किट में छोटा सा भी करंट है या नहीं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका फंक्शन और रेजिस्टेंस याद रखना। ऑलराइट, चलो एक रैपिड फायर राउंड। ये सारे वन लाइनर्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना है? टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इतनी गर्मी झेल लेता है। हीटर का एलिमेंट निक्रोम का। क्यों? हाई रेजिस्टिविटी ताकि गर्म हो और हाई मेल्टिंग पॉइंट ताकि पिघले ना। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। उसके बाद आता है कॉपर। एसी करंट को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर। और जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सभी वन लाइनर डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। तो इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर एक वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? जरा सोचिए।
अभी थोड़ी देर पहले हमने रेजिस्टेंस और लेंथ का क्या रिलेशन पढ़ा था? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिए, मैं चेक करूंगा। आई होप इस सेशन ने आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया होगा। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाँ बहुत स्कोरिंग टॉपिक मास्टर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हों, बैंकिंग की या पीसीएस की, ये कॉन्सेप्ट्स आपके मार्क्स को ना फॉर श्योर बूस्ट करेंगे। और सबसे मजेदार बात, आप देखेंगे कि ये सब कुछ हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है आपका टीवी रिमोट, छोटा सा सिंपल सा, और दूसरी तरफ है एक इतना बड़ा मैसिव पावर जनरेटर। इन दोनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है ना बिल्कुल अलग, लेकिन बिलीव मी, इनके पीछे जो फिजिक्स है वो सरप्राइजिंगली एक जैसी है। और मैं प्रॉमिस करता हूं इस सेशन के एंड तक आप इस कनेक्शन को आसानी से समझा पाएंगे। ओके, तो ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे द इलेक्ट्रिक सेल से, फिर जाएंगे सीक्रेट्स ऑफ मैग्नेटिज्म पर, उसके बाद देखेंगे इन दोनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन जब इलेक्ट्रिसिटी मीट्स मैग्नेटिज्म, और एंड में एक फाइनल रिवीजन एग्जाम के हॉट पॉइंट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पार्ट 1, द इलेक्ट्रिक सेल, द सोर्स ऑफ पावर। देखिए, हर चीज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसकी शुरुआत एक सोर्स से होती है, और हमारे लिए वो बेसिक सोर्स है इलेक्ट्रिक सेल। इरेस की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है और इससे सिंपल हो भी नहीं सकती। और हाँ, ये एग्जाम्स में बार बार आती है। एक इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस इतना सा। ये वन लाइनर आप मान के चलिए एसएससी सीजीएल से लेकर आरआरबी तक सबका फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। तो आखिर ये होता कैसे है? ये कन्वर्जन, ये प्रोसेस क्या है? देखिए, सिंपल 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सेल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। कहाँ से आई? केमिकल्स में स्टोर्ड है, जैसे कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, राइट? फिर स्टेप 2 में क्या होता है? इन केमिकल्स के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन से चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। और जैसे ही चार्ज फ्लो हुआ, स्टेप 3 में हमें मिल गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल है ना? केमिकल टू रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल। अच्छा, यहाँ पर ना अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है? देखिए, बहुत सिंपल है। सेल एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, जिसके 2 टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब जब आप कई सारे सेल्स को एक साथ जोड़ देते हैं एक लाइन में, कैसे? एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, तो उस पूरे ग्रुप को, उस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। तो बेसिकली अ बैटरी इज जस्ट अ टीम ऑफ सेल्स, सिंपल। और ये नंबर तो बिल्कुल याद कर लीजिए, 1.5 वोल्ट्स। क्या है ये? हमारे जो टीवी रिमोट्स में पेंसिल सेल यूज होते हैं ना, ए या AAA, उनका वोल्टेज 1.5 वोल्ट्स होता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था एसएससी CHSL में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और बिल्कुल क्रूशियल एग्जाम पॉइंट, बैटरी की कैपेसिटी यानी उसकी टोटल पावर, उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता किस यूनिट में नापी जाती है? सही जवाब है एम्पेयर आवर। अच्छा, आप जब नया फोन लेते हैं तो देखते हैं ना, लिखा होता है 5000 mAh बैटरी। वो mAh का मतलब मिली एम्पेयर आवर ही होता है। तो याद रखिएगा, कैपेसिटी इज इन एम्पेयर आवर। चलिए, तो हमने पावर सोर्स यानी सेल को अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पर, सीक्रेट्स ऑफ मैग्नेटिज्म, द इनविजिबल फोर्स। हाँ, वही इनविजिबल फोर्स जिसके साथ हम सब बचपन से खेलते आए हैं। चलिए, आज इसके पीछे की फिजिक्स को डिकोड करते हैं। ये भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक मैग्नेट है, ठीक है, उसके आसपास का वो पूरा एरिया जहां तक उसका असर यानी उसका फोर्स फील किया जा सकता है, उसी एरिया को हम उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वाईफाई राउटर का अपना एक सिग्नल एरिया होता है, उसके बाहर जाते ही सिग्नल खत्म, सिंपल। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक एक करके समझते हैं। पहला, ये हमेशा क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, ठीक है। दूसरा, मैग्नेट के बाहर आउटसाइड ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। तीसरा, मैग्नेट के अंदर इनसाइड डायरेक्शन अचानक उल्टी हो जाती है, साउथ से नॉर्थ, याद रहेगा। अच्छा, जहां पर लाइंस बहुत पास हैं, क्राउडेड हैं, वहां फील्ड स्ट्रांग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, ये लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटें। तो सवाल ये है कि ये लाइंस क्रॉस क्यों नहीं करती? आखिर क्या रीजन है? देखिए,
रीज़न बहुत सिंपल और लॉजिकल है। मान लीजिए अगर वो क्रॉस कर भी गईं तो उस एक पॉइंट पर जहां वो क्रॉस कर रही हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड की 2 अलग-अलग डायरेक्शंस हो जाएंगी, और ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है ना? एक पॉइंट पर फोर्स की एक ही तो डायरेक्शन हो सकती है। दैट्स व्हाई दे नेवर क्रॉस। एक और वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी एसआई यूनिट क्या है? इसको बिल्कुल रट लीजिए। द आंसर इज वेबर। बस फ्लक्स का मतलब सिंपल सा है कि किसी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उसकी नाप, उसकी यूनिट है वेबर। ओके, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मिलते हैं तब क्या होता है? यही वो पावरफुल कॉम्बिनेशन है, यही वो प्रिंसिपल है जो हमारे आसपास के जनरेटर्स और मोटर्स को चलाता है। इस मैजिकल से फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसे डिस्कवर किसने किया था? महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है जब भी आप एक कंडक्टर जैसे कि एक कॉपर की वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, हिलाएंगे, तो उस वायर में अपने आप इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। मैजिक! और यही प्रिंसिपल है हमारे डीसी जनरेटर्स। ये टेबल देखिए, ये आपको मोटर और जनरेटर का फर्क हमेशा के लिए याद करवा देगा। एक लाइन में याद रखिए, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, उल्टा काम करते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, बिजली लेता है, और उससे मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने वाली एनर्जी मोशन में बदल देता है। और डीसी जनरेटर बिल्कुल उल्टा, वो मैकेनिकल एनर्जी लेता है यानी मोशन लेता है, और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट बनाता है। अच्छा, तो इनकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? उसके लिए हैं फ्लेमिंग्स हैंड रूल्स, और ये केबल आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। देखिए, याद रखने का सिंपल तरीका, मोटर के लिए यूज होता है लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर के लिए यूज होता है राइट हैंड रूल। ठीक है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। 4 फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर हमेशा करंट, बस थंब का रोल बदल जाता है। मोटर में फोर्स और जनरेटर में मोशन, इसको याद कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट यानी इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला मैग्नेट। इसकी सबसे खास बात क्या है? ये एक टेम्पररी मैग्नेट है, परमानेंट नहीं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका कोर किस चीज का बना होता है? सॉफ्ट आयरन का। ये पॉइंट तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, आरआरबी एग्जाम्स का पेट क्वेश्चन है ये। सिंपल फंडा है, जब तक कॉइल में करंट है, ये मैग्नेट है, करंट बंद, मैग्नेटिज्म खत्म। ओके, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है, चलिए उसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हॉट पॉइंट्स को एक रैपिड फायर राउंड में रिवाइज करते हैं, बिल्कुल तेजी से। देखते हैं आपको कितना याद है। पॉइंट नंबर 1, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? आंसर यूनिफॉर्म, यानी हर जगह एक समान। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप एक मैग्नेट को आज़ादी से लटका देंगे तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में आके रुकेगा? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और हमारे सारे कंपास इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। पॉइंट नंबर 3, एयरपोर्ट्स और मॉल्स में जो मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? वो काम करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पर। बिल्कुल, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और जैसे ही कोई मेटल उस फील्ड को डिस्टर्ब करता है, करंट इंड्यूस होता है और अलार्म बज जाता है। पॉइंट नंबर 4, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बैटरी के कैपेसिटी की यूनिट क्या है? एम्पेयर आर। इसको प्लीज कभी मत भूलिएगा, एम्पेयर आर। तो चलिए आज का सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हमने देखा कि मोटर और जनरेटर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, है ना? तो जरा सोचिए, अगर आप एक मोटर को एक जनरेटर से एक क्लोज लूप में जोड़ दें तो क्या होगा? क्या ये हमेशा चलता रहेगा? क्या ये एक परपेचुअल मोशन मशीन बन सकती है? इसके बारे में सोचिए और इसका जवाब हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास। तो चलिए एस्पिरेंट्स, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का वो टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो कई लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम इसको इतना आसान बना देंगे, इतने सिंपल तरीके से समझेंगे उन क्वेश्चंस को जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं कि आपको मजा ही आ जाएगा। सच बताना, एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग, फिजिक्स के क्वेश्चंस देख के डर लगता है ना? टेंशन होती है कि यार ये कैसे सॉल्व होगा,
बिल्कुल चिंता मत करो, अगले कुछ ही मिनट्स में हम इस डर को बिल्कुल भगा देंगे। आई प्रॉमिस, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही स्माइल करोगे। ओके, तो सेक्शन 1 शुरू करते हैं। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वो कोर आइडियाज जो सीधे सीधे एग्जाम पेपर से उठाए गए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल और आरआरबी। पता तो चले कि एग्जामिनर आखिर पूछता क्या है। तो देखिए, 2 नाम बिल्कुल याद कर लीजिए। पहला, आंद्रे मरी एम्पेयर, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फाउंडर। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं मैक्सवेल। इन्होंने इक्वेशंस देकर प्रूव कर दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये अलग अलग नहीं है, एक ही कहानी के 2 किरदार हैं। ये बेसिक 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अब हम घुसने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। दोस्तों, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। आपका फोन, लैपटॉप सब इसी पर चलता है। हर एक पॉइंट एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है, तो फुल कंसंट्रेशन। तो सबसे पहला सवाल, ये सेमीकंडक्टर आखिर है क्या? देखो, एक होता है कंडक्टर, जैसे कॉपर वायर, जिसमें करंट फुल स्पीड से दौड़ता है। एक होता है इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक, जो करंट को कहता है नो एंट्री। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच का है। ये ना तो पूरा कंडक्टर है, ना पूरा इंसुलेटर। इसकी खास बात यह है कि हम इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से कितना करंट जाएगा। और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स सिलिकॉन और जर्मेनियम। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब सवाल उठता है कि इसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल कैसे करें? जवाब है डोपिंग से। डोपिंग क्या है? सिंपल भाषा में एक प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी मिलावट करना। मिलावट मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना। इससे होता क्या है? उसकी कंडक्टिविटी यानी करंट पास करने की ताकत बढ़ जाती है। याद रखिए, डोपिंग मतलब सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करना, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इट्स अ की कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज कि किसी भी इम्प्योरिटी या डोपिंग से 2 तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप और पी टाइप। आसान भाषा में समझो, एन टाइप में हम ऐसी इम्प्योरिटी डालते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और पी टाइप में हम ऐसी इम्प्योरिटी डालते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस कमी को हम बोलते हैं होल। तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हुए? होल्स। सिंपल। एन फॉर नेगेटिव सो इलेक्ट्रॉन्स, पी फॉर पॉजिटिव सो होल्स। अब सोचो, हमने एक पी टाइप पीस लिया और एक एन टाइप पीस लिया और उनको जोड़ दिया, क्या बनेगा? ये बन जाता है एक डायोड। और डायोड का बस एक ही काम है, एक ही सुपर पावर है, वो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देता है, बिल्कुल एक 1 वे रोड की तरह। गाड़ी आगे जा सकती है, रिवर्स नहीं आ सकती, बस यही काम है डायोड। तो 1 वे रोड का फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा काम है रेक्टिफिकेशन। देखो, हमारे घर के प्लग में जो करंट आता है वो है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो आगे पीछे होता रहता है। लेकिन हमारे फोन की बैटरी को चाहिए डीसी, डायरेक्ट करंट, जो सीधा एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो एसी को डीसी में कौन बदलेगा? हमारा हीरो डायोड। और इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। आपका मोबाइल चार्जर एग्जैक्टली यही काम करता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है यूजिंग अ रेक्टिफायर मेड ऑफ डायोड्स। चलो जल्दी से कुछ और डिवाइसेस देख लेते हैं जिनके 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांजिस्टर, इसका काम है सिग्नल को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफायर, नाम से ही क्लियर है, वोल्टेज, पावर या करंट को बढ़ाता है। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी एक डायोड है बट करंट पास होने पर रोशनी देता है, जैसे आपके टीवी रिमोट में। और आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, बेसिकली एक छोटी सी सिलिकॉन प्लेट पर सर्किट्स का पूरा ग्रुप। दैट्स इट। लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करेंगे उन ग्रेट साइंटिस्ट्स के जिनकी थ्योरीज ने दुनिया बदल दी। हम एंटर कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग और हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मैटर, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी और यही न्यूक्लियर फिजिक्स का बेस है। इसका सिंपल मतलब है कि मास और एनर्जी एक ही चीज है, उन्हें आपस में बदला जा सकता है। फेमस इक्वेशन तो आपको पता ही है, E = m²। एग्जाम में बस इतना पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? जवाब, एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब ये 2 साल आते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। पहला 1905, इस साल आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी प्रपोज की। और दूसरा 1924,
ये साल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस का नाम जुड़ा है। उनके काम से ही बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट यानी मैटर की 5वीं स्टेट की खोज हुई। तो ये दोनों डेट्स नोट कर लीजिए। सो द क्रूशियल पॉइंट इज यहाँ से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आपको थ्योरी और साइंटिस्ट का नाम मैच करना आना चाहिए, जैसे कि क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक, एक्सरेज की डिस्कवरी विल्हेम रॉन्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये लाइट का पार्टिकल नेचर दिखाता है, और बिग बैंग थ्योरी जिससे यूनिवर्स बना ये नाम जुड़ा है अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल से। सिंपल सीधे फैक्ट्स। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, खासकर इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स और इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो एकदम फोकस के साथ सुनिए। ओके, 2 शब्द हैं, फिशन और फ्यूजन। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। फिशन का मतलब है टूटना। जब एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है वो फिजन है। एग्जाम्पल, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो यूरेनियम यूज करते हैं। और फ्यूजन का मतलब है जुड़ना, जब 2 हल्के न्यूक्लियाई जुड़ के एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा सूरज। सन की एनर्जी का सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। हाइड्रोजन बॉम्ब भी इसी पे काम करता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी। ये सारे नेम्स और डेट्स नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट जीजे क्वेश्चंस हैं। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर एप्सरा। इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में, नाम था स्माइलिंग बुद्धा, पोखरन राजस्थान में। सेकेंड टेस्ट 1998 में, ऑपरेशन शक्ति, U-233 फ्यूल वाला रिएक्टर कामिनी कलपक्कम में। और इन सब के पीछे जो विजनरी थे, फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो थे डॉक्टर होमी जे भाभा। ये नंबर डायरेक्ट पूछा गया है RRB NTPC एग्जाम में। नवंबर 2020 तक इंडिया में 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स थे। हाँ, बस इतना ही, नंबर याद कर लो। लेकिन हाँ, ये डेटा बदल सकता है, तो एग्जाम से जस्ट पहले एक बार लेटेस्ट फिगर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए एकदम स्पीड में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन, ताकि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए। रेडी? चलो मेरे साथ रिपीट करो। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम। डोपिंग क्या है? इम्प्योरिटी ऐड करना कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। डायोड का काम, रेक्टिफिकेशन, AC to DC। आइंस्टाइन का योगदान, स्पेशल रिलेटिविटी 1905 में और मैटर एनर्जी कन्वर्शन। सन की एनर्जी का सोर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन। इंडिया का पहला रिएक्टर एप्सरा और पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा 1974। परफेक्ट। तो दोस्तों याद रखिए, फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है, एक लॉजिक है। क्या अब आप तैयार हैं एक साइंटिस्ट की तरह सोचने और एक टॉपर की तरह स्कोर करने के लिए? आई होप इस सेशन ने आपकी मदद की होगी। लगे रहो, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSC, PCS, SSC या बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की, तो आप जानते हैं कि फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स ना थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। बट चिंता मत कीजिए, आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इतना सिंपल, इतना आसान बना देंगे कि एग्जाम में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्कोर करेंगे, पक्का। आपका टारगेट कोई भी एग्जाम हो, SSC, बैंकिंग या UPSC, आई प्रॉमिस यू इस सेशन के एंड तक फिजिक्स के ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होंगे। हमारा बस एक ही गोल है, इन टॉपिक्स से कोई भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से, और वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके कॉन्सेप्ट्स को समझना हाई स्कोर करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो प्लीज अपना पूरा फोकस यहां रखिएगा। लेट्स बिगिन। तो चलिए बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखो, फ्यूजन का मतलब ही होता है जुड़ना। सोचो, 2 हल्की छोटी चीजें हैं, वो जुड़कर एक बड़ी चीज बना रही हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा सूरज। सूरज में क्या होता है? हाइड्रोजन के एटम्स जुड़कर हीलियम बनाते हैं। बस यही है फ्यूजन, सिंपल। अब आते हैं फिजन पर। फिजन का मतलब है टूटना। जब एक बड़ा सा हेवी न्यूक्लियस टूटकर छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाता है, उसे कहते हैं फिजन। और हाँ, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम बम और न्यूक्लियर रिएक्टर्स दोनों इसी फिजन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। क्लियर? अभी हमने फिशन की बात की, राइट? तो अब आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर पर। ये बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को शुरू भी करती है और उसे कंट्रोल भी करती है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंट्रोल। और एक चीज जो आपके एग्जाम में सीधा पूछी जाती है, इसके इन्वेंटर का नाम क्या नाम था? एनरिको फर्मी। मेरे साथ रिपीट कीजिए, एनरिको फर्मी। बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सवाल यह है कि आखिर ये रिएक्टर काम कैसे करता है। देखो, इमेजिन करो, रिएक्टर के अंदर फिजन रिएक्शन को बड़े कंट्रोल में रखा जाता है। जब एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, उससे क्या निकलता है? बहुत सारी एनर्जी और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स। अब ये जो न्यूट्रॉन्स निकले ना, ये आगे जाकर दूसरे न्यूक्लियाई से टकराते हैं, फिर वो टूटते हैं और इस तरह से एक चेन रिएक्शन चलती रहती है। और इस पूरे प्रोसेस में जो इतनी हीट, इतनी गर्मी पैदा होती है, उससे पानी को उबालकर स्टीम बनाते हैं और फिर उस स्टीम से टरबाइन घुमाकर क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। समझे आप? ओके, अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। एग्जाम में कंपोनेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या है? जो फिजन से तेजी से न्यूट्रॉन्स निकले ना, उनकी स्पीड को मॉडरेट करना, यानी कम करना। सिंपल। नंबर 2, कंट्रोल रॉड्स। ये बनी होती हैं कैडमियम की। ये एग्जाम में पूछते हैं। कैडमियम की, इनका काम है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेना ताकि रिएक्शन कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? वही रिएक्टर एक बॉम्ब बन जाएगा। और नंबर 3, शील्ड। ये लेड जैसे हैवी मेटल की मोटी दीवार होती है। क्यों? ताकि जो डेंजरस रेडिएशन है वो बाहर ना पाए। चलिए बात करते हैं अपने देश की, इंडिया के एटॉमिक जर्नी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? इसका नाम नोट कर लीजिए, अप्सरा। एग्जाम्स में डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है इससे। और इस पूरे प्रोग्राम के पीछे जो विजनरी थे, जो मास्टरमाइंड थे, वो थे महान साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और उन्हीं को ऑनर करने के लिए मुंबई के एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर उनके नाम पर रखा गया। और अब आते हैं उस दिन पर जिसने दुनिया को इंडिया की शक्ति दिखाई। साल था 1974, जगह थी पोखरण। इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस मिशन का एक कोड नेम था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि एसएससी से लेकर पीसीएस तक हर एग्जाम में ये क्वेश्चन घूम फिर कर आता है, तो इसको लॉक कर लीजिए दिमाग में। पोखरण 1974, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। देखिए, रिएक्टर में हमने बात की कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की, तो एटम बॉम्ब क्या है? वो है एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसको बनाने का जो सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिका में चलाया गया, उसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के जो हेड साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हाल ही में इन पर मूवी भी आई थी, तो ये नाम काफी चर्चा में है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जरूर ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अब थोड़ा गियर चेंज करते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। अब बारी है हमारे रैपिड फायर राउंड की। इस सेक्शन में हम जल्दी फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और उनके इन्वेंटर्स को कवर करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको सीधा मार्क्स दिलाएंगे। तो आर यू रेडी? लेट्स गो। तो यहां देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के 3 सुपरस्टार्स एक साथ हैं। सबसे पहले माइकल फैराडे। 1831 में इन्होंने इलेक्ट्रिकल डायनेमो इन्वेंट किया। इसकी वजह से ही बड़े स्केल पर बिजली बनाना पॉसिबल हुआ। फिर आते हैं अलेसैंड्रो वोल्टा। 1800 में इन्होंने बैटरी बनाई, यानी हमें एक पोर्टेबल कंटिन्यूस करंट का सोर्स मिल गया। और तीसरे, निकोला टेस्ला। इन्होंने हमें दिया ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी। आज जो हमारे घरों तक इतनी दूर से बिजली आ रही है, वो इन्हीं की वजह से है। ये तीनों नाम और इनके काम सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइम फॉर अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू। एक सवाल आपके लिए, सोचकर बताइए। एक बहुत ही फेमस इन्वेंशन है रिवॉल्वर। किसने इन्वेंट किया था? कम ऑन, थिंक अबाउट इट। सोच लिया? एंड द करेक्ट आंसर इज सैमुअल कोल्ट। आई होप आप सबका जवाब बिल्कुल सही था। और हाँ, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आ चुका है, तो याद रखिएगा, रिवॉल्वर, सैमुअल कोल्ट। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अब चलिए कुछ ऐसे इन्वेंशंस की बात करते हैं जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। कम्युनिकेशन में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। फिर कंप्यूटर माउस, जिसे हो सकता है आप अभी यूज कर रहे हो, इसको इन्वेंट किया डगलस एंगलबर्ट ने। इसने कंप्यूटर्स को कितना आसान बना दिया। और हाँ, मोबाइल फोन, जिसके बिना आज लाइफ इमेजिन करना भी मुश्किल है, उसके इन्वेंटर हैं मार्टिन कूपर। ये तीनों ही एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, रैपिड फायर राउंड के बाद अब थोड़ा सा आराम से चलते हैं, वापस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी फंडामेंटल डिस्कवरीज और लॉज को समझेंगे जिन्होंने लिटरली हमारी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया। यहाँ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी, ये आखिर होती क्या है? देखो, सिंपल शब्दों में, जब किसी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो स्टेबल होने के लिए टूटता है और इस प्रोसेस में से रेडिएशन निकलता है। बस इसी फेनोमेनन को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने की? हेनरी बेकरेल ने। नाम याद रखिएगा, हेनरी बेकरेल फॉर रेडियो एक्टिविटी। अब 2 और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज देखते हैं। पहला, एक्सरेज। हम सब जानते हैं मेडिकल फील्ड में टूटी हुई हड्डी देखने के काम आती है। इन्हें डिस्कवर किया था डब्ल्यू रॉन्चन ने। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स।
एटम का वो फंडामेंटल पार्टिकल जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को। तो रॉन्चन फॉर एक्स-रेज, थॉमसन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। और हाँ, दोनों को ही इनकी डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। और अब फिजिक्स की शायद सबसे फेमस इक्वेशन कौन सी? E = mc²। ये किसने दी थी? द वन एंड ओनली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक हिस्सा है। और ये बताती क्या है? ये बताती है कि एनर्जी और मास बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो एनर्जी बराबर है मास मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। एक ट्रूली रेवोल्यूशनरी आइडिया था ये उस समय। तो दोस्तों, हम अपने सेशन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं, फाइनल रिवीजन। इस सेक्शन में हम एकदम जल्दी से एक क्विक रिकैप करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो हमने अभी तक डिस्कस किए। इसको आप अपनी लास्ट मिनट चीट शीट समझ लीजिए। तो पूरा ध्यान यहां। चलिए न्यूक्लियर फिजिक्स को रिवाइज करते हैं। रेडी? न्यूक्लियर रिएक्टर के इन्वेंटर एनरिको फर्मी। गुड। इंडिया का पहला रिएक्टर? अप्सरा। एक्सलेंट। 1974 पोखरान टेस्ट का कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। वेरी गुड। और एटम बॉम्ब किस प्रोजेक्ट के अंडर बना? द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल नहीं भूल। अब आते हैं इन्वेंशंस पर। ये टॉप 3 हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। रिवॉल्वर, सैमुअल कोल्ट। और एक्स-रे की डिस्कवरी किसने की? डब्ल्यू रॉन्जन। इन्हें बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। तो ये थे फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी हैं। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिविजन इज द की टू सक्सेस। कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहिए, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जीत आपकी ही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।